हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से, तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपको बताना है कि जो वेद हैं यानी वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। हिंदी में, देवनागरी में, फारसी में या फिर संस्कृत में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत में। यानी जो हमारे वेद हैं उनकी रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। और आप जानते हैं कि वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद हो गए। यानी इन वेदों की जो रचना है वह किस भाषा में की गई है? सबकी संस्कृत में की गई है। भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो कितना विशाल है। ये प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। यानी ये जो वेद हैं वो किस भाषा में लिपिबद्ध हैं? संस्कृत भाषा में। यानी जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो किस भाषा में लिपिबद्ध है? संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वो क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो लिपि की बात करें तो उसमें आपकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। किसकी? वेदों की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है। तो परंपरा के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई है और वेदों की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। तो हमारा जो प्राचीन साहित्य है वो बहुत ही विशाल है। ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। और भारत की जो सबसे प्राचीनतम लिपि है वो कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। और परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन सभी की जो रचना है वो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है। वेदों की रचना भी क्या है? किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बताना है कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, सांची में या फिर बोध गया में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। यानी भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है। किनको दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पांच ब्राह्मणों को दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो आपको प्रथम उपदेश याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और किनको दिया था? तो पांच ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने थे। तो 5 ब्राह्मण थे जो उनके पहले शिष्य बने थे, उनको दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया था। और किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था जो उनके पहले शिष्य बने थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? यानी जो इंडो आर्य थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे? हिंदी, देवनागरी, संस्कृत या फिर पाली। तो इंडो आर्य जो थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत भाषा बोला करते थे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। चलिए इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो भारतवर्ष में प्रायः सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा को अपनाया। यानी जो हमारा भारतवर्ष है उसमें हमेशा से ही सभी संप्रदाय जो थे उन्होंने प्राचीन काल से किस भाषा को अपनाया हुआ है? संस्कृत भाषा को अपनाया है। और इसी तरह इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? तो आपको बताना है कि जो पल्लव कला थी इसके अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या फिर लिंगराज मंदिर। तो पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? महाबलीपुरम का विकास हुआ था। तो चेन्नई से कितने 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम एक सुंदर क्या है? समुद्र तट है। क्या है? समुद्र तट है। यहाँ पर पल्लव वंश के शासकों द्वारा मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चेन्नई से कितना 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम है। ठीक है। और ये एक सुंदर समुद्र तट है और यहाँ पर जो पल्लव वंश के शासक थे उनके द्वारा मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि खंडगिरी तथा उदयगिरी गुफाएं जो हैं वो खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा।
तो खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो खंडगिरी तथा उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और ये गुफाएं सुंग काल में निर्मित करवाई गई थी और जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये किस काल में निर्मित करवाई गई थी? सुंग काल में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं निर्मित कराई गई थी। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता चल गई, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। किस काल से संबंधित है? तो सुंग काल से संबंधित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सुंग काल से संबंधित है। और किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकेशन पूछते हैं, किस काल से संबंधित है और किस धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? तो अशोक के जो पोते थे दशरथ, उन्होंने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी या फिर लोमस ऋषि गुफा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपिका। यानी अशोक के जो पोते थे दशरथ, उन्होंने गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। और किस पहाड़ी पर अगर बात करें तो गोपिका गुफा का जो निर्माण कराया गया है, ये कराया गया है नागार्जुनी पहाड़ी पर। कहाँ पर? नागार्जुनी जो पहाड़ी है उस पर गोपिका गुफा का निर्माण करवाया है। किसने? अशोक के जो पौत्र हैं दशरथ, उन्होंने करवाया। तो नागार्जुनी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? तो आपको याद रखना है नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि गोपिका गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो दशरथ ने कराया था। ये कौन थे? तो अशोक के पौत्र थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो अशोक के पौत्र दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का, यानी नागार्जुनी जो पहाड़ी है इस पर 3 गुफाओं का, बहियक गुफा, गोपिका गुफा और बडवित गुफा का निर्माण किसने कराया था? दशरथ ने करवाया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नागार्जुनी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। और वो कौन कौन सी गुफाएं थी? बहियक गुफा, गोपिका गुफा और बडवित गुफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सोन भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर क्या बने हैं? मेहराब है और जिस पर ओबदार पॉलिश है। तो जो सोन भंडार गुफा है उस पर प्रवेश द्वार पर क्या क्या बने हुए हैं? मेहराब है और जिस पर कैसी पॉलिश की गई है? ओबदार पॉलिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। कान्हेरी गुफा संख्या 2 व 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति एवं गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दर्शनीय है। तो यहाँ पर जो कन्हेरी गुफा है, ठीक है, कन्हेरी गुफा की यहाँ पर बात हो रही है। कन्हेरी गुफा में जो है गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 56 में किसकी? अवलोकितेश्वर की। आपको याद रखना है किसकी? अवलोकितेश्वर की। ठीक है, इनकी क्या है? एक विशालकाय मूर्ति है। ठीक, विशालकाय मूर्ति एवं गुफा। ठीक है, विशालकाय मूर्ति है किसमें? कन्हेरी गुफा की, गुफा संख्या 2 और 56 में। किसकी? अवलोकितेश्वर की एक विशालकाय मूर्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं गुफा संख्या 14 की। ठीक है, तो गुफा संख्या 14 की अगर बात करें तो इसमें क्या है? 11 मुखों वाले, इसमें 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दर्शनीय है। इसमें भी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है मगर ये कैसी है? 11 मुखों वाली है। ठीक है, और उसमें क्या है? अवलोकितेश्वर की एक विशालकाय मूर्ति है। ठीक है, तो दोनों में बस यही है कि कन्हेरी संख्या 2 व 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति है और गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दर्शनीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। व्यवहारगिरी पर सप्तपर्णी तथा सोन भंडार गुफाएं हैं और सप्तपर्णी गुफा में 7 कक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद करना है कि व्यवहारगिरी जो है, व्यवहारगिरी पर कौन सी? सप्तपर्णी तथा सोन भंडार गुफाएं हैं। कौन सी? सप्तपर्णी तथा सोन भंडार गुफाएं हैं। और सप्तपर्णी गुफा में कितने? 7 कक्ष हैं। ठीक है, कितने? 7 कक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी हैं उन पर कितनी गुफाओं में नक्काशी हुई है। ठीक है, 10, 12, 5 या फिर 7।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। यहाँ पर 5 गुफाओं पर नक्काशी हुई है। चलिए इसके बारे में आप देखेंगे थोड़ा सा। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। ठीक, बराबर की पहाड़ी पर प्रवरगिरी तथा गोरखगिरी भी कहा जाता है। यानी बराबर की जो पहाड़ी है उनको क्या कहा जाता है, इनको प्रवरगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवरगिरी कहा जाता है। और साथ ही साथ और क्या कहा जाता है, गोरखगिरी भी कहा जाता है। यहाँ कुल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ पर हमें 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो अशोक द्वारा जो निर्मित गुफाएं हैं उनमें आपके आते हैं कर्ण चौपड़ गुफा, ठीक है, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस ऋषि गुफा का निर्माण कराया था किसने, अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें बन जाती हैं। बराबर की पहाड़ी को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर बराबर की पहाड़ी को कहा जाता था प्रवरगिरी और गोरखगिरी। ठीक है, यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, यानी बराबर की पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 4 गुफाएं हैं। और जिनका निर्माण किसने कराया था, तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। और वहाँ पर इन 4 गुफाओं का नाम क्या क्या है, तो इन नामों की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाती है कर्ण चौपड़ गुफा। ठीक है, पहली कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, तो ये गुफाओं के नाम हो गए। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको पता होने चाहिए। नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। ठीक है, तो बराबर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं नागार्जुनी पहाड़ी की। तो नागार्जुनी जो पहाड़ी है उस पर 3 गुफाएं हैं और इन गुफाओं का जो निर्माण है वो किसने कराया, अशोक के पौत्र या पोते दशरथ ने करवाया था। और यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर होगी वैयक गुफा। ठीक है, वैयक गुफा, गोपिका गुफा, बट्टिका गुफा। इन तीनों गुफाओं को दशरथ ने आजीविकों को दान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी, नागार्जुनी जो पहाड़ी है वहाँ पर 3 गुफाएं हैं। ठीक है, और बराबर की जो पहाड़ी थी उस पर 4 गुफाएं थी। ठीक है, उनका निर्माण अशोक ने करवाया था। और नागार्जुनी पहाड़ी में जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया, अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया है। ठीक है, कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो ये वैयक गुफा हो गई, ठीक है, गोपिका गुफा हो गई, बट्टिका गुफा हो गई। तो ये हो गई गुफाएं। और इन्होंने दशरथ ने आजीविकों को दान कर दिया था इन तीनों गुफाओं को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों को खल्तिक पर्वत कहा जाता था। जो मौर्य काल है उसमें जो बराबर की पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता था, उनको खल्तिक पर्वत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खल्तिक पर्वत कहा जाता था। सुदामा गुफा तथा लोमेश गुफा, ये गुफा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। कौन सी, पर्णशालाओं की जो शैली है उसमें निर्मित हुई है। लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। ठीक है, तो सुदामा गुफा हो गई और लोमेश गुफा जो है, इनकी ये जो गुफाएं हैं ये पर्णशालाओं की शैली में निर्मित हैं। लोमेश ऋषि गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमेश ऋषि गुफा से प्राप्त होता है। यानी प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला, यानी पत्थर पर उत्कीर्ण की गई वास्तुकला का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से, लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से, लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इन्हें सही काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। सब तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोमस ऋषि गुफा, भजागाली या फिर खंडगिरी गुफा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर, कहाँ पर, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक के पौत्र दशरथ ने सुदामा गुहा अशोक द्वारा निर्माण इसका कराया गया था तथा लोमेश ऋषि गुफा का निर्माण कराया था। तो बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ी हैं उन पर आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके लिए अशोक के पौत्र दशरथ ने सुदामा गुहा, ठीक है, सुदामा गुहा जिसका अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था तथा लोमेश ऋषि गुफा का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। पहली शताब्दी की जो गुफा है भाजा गुफा, ये निर्विवाद रूप से चैत्य उपस्थानों में सबसे प्राचीन है। तो चैत्य उपस्थानों में सबसे प्राचीन कौन सी है, भाजा गुफा है और ये किस टाइम की है, पहली शताब्दी की मानी जाती है।
नेक्स्ट बात करेंगे कार्ली गुफा। कार्ली गुफा इसका समय 100 ईस्वी के सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ से प्रस्तुत करता है। यानी जो कार्ली गुफा है ये 100 ईस्वी का सातवाहन स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफाएं सुंग काल की हैं। तो आपने देखा कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की, मैंने अभी आपको बताया था ये सुंग काल की हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और किस धर्म से संबंधित थी, तो मैंने अभी आपको बताया था ये जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है, तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं सुंग काल की हैं और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। चलिए, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है सुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य काल से। यानी ये परखम यक्ष की जो मूर्ति शिल्प है ये मौर्य काल से संबंधित। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया आपको ये बताना है। जो अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष पर, तो घोड़ा, गैंडा, वृषभ या फिर गाय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृषभ। किसको दर्शाया गया अधिकांशतः, तो वृषभ को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है। तो आपको बताना है कि जो सांची का महास्तूप है ये भारत के किस प्रांत में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। तो सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो मौर्य शासक अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा, मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके सांची का महास्तूप। ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस जिले में, रायसेन जिले में। और इसका निर्माण किसने कराया है, तो मौर्य शासक अशोक ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। आपको बताना है कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई, राजघाट, सारनाथ, नालंदा या फिर मोहनजोदड़ो। तो आप जानते हैं पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पर पाई गई हैं, मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे अब। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में, यानी मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसकी जब खुदाई की गई तो वहाँ से हमें समाधियाँ मिली हैं, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरें भी प्राप्त हुई हैं और जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियाँ एवं लिपिबद्ध चिन्ह अंकित हैं। तो यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो की जब सभ्यता की खुदाई होती है तो वहाँ से हमें समाधियाँ भी मिली हैं, तालाब मिले हैं, स्नानागार मिला है जो सबसे बड़ा स्नानागार है, 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर क्या होता था, मिट्टी को पकाकर खिलौने बनाए गए, मोहरें भी बनाई गई हैं और इन पर उपहार दिखाने के लिए पशु आकृतियाँ एवं लिपिबद्ध चिन्ह भी अंकित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है। भारत, चीन, ईरान या फिर रोम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईरान। यानी मौर्यकालीन जो अशोक स्तंभ है उस पर ईरान देश का प्रभाव है। चलिए जानेंगे। तो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ है उस पर ईरानी कला शैली का प्रभाव है। ठीक है, किसका, ईरानी जो कला शैली है उसका प्रभाव है। ईरानी कला शैली की तरह निर्मित अशोक स्तंभों की मुख्य विशेषता है, जो ईरानी कला शैली थी उसमें क्या होता था, उसकी मुख्य विशेषता होती थी चमकीली पॉलिश। तो वही जो पॉलिश है वो अशोक स्तंभों में भी दिखाई देती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अशोक स्तंभ है उस पर ईरानी शैली का प्रभाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, आपको बतानी है इनमें से कौन कौन सी आकृतियां हैं जो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर हैं। यक्षिणियों की, राजाओं की, पक्षियों की या फिर पशुओं की। तो आप जानते हैं इस पर अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृतियां हैं, पशुओं की आकृतियां हैं। ठीक है, चलिए
तो इस पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं और जो ईरानी स्तंभ है उन पर मानव आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो आपको बताना है जो सम्राट अशोक हैं किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बन गए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उत्कल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्कल प्रदेश, ठीक है। कौन सा? उत्कल प्रदेश। चलिए, तो सम्राट अशोक जो थे वो उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद क्या बन जाते हैं? बौद्ध बन जाते हैं, ठीक है। उत्कल प्रदेश जो कहाँ पर? उड़ीसा, ठीक है। उत्कल प्रदेश उड़ीसा की पहचान कलिंग से की जाती है। तो हम जानते हैं कि कलिंग विजय के बाद अशोक क्या करते हैं? बौद्ध बन जाते हैं। तो कलिंग विजय के बाद अशोक क्या बन गए? बौद्ध बन गए, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो आप जानते हैं अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। चलिए इसके बारे में आप थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर तृतीय जो बौद्ध संगीति है, तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक जो अशोक थे इनके काल में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और जिसकी जो अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्र तिष्ठ ने की थी, तथा इसमें स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। मोगलीपुत्र तिष्ठ ने महासांगिक मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बुद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किए थे। तो यहाँ पर जो तृतीय बौद्ध संगीति है वह मौर्य शासक अशोक के काल में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तिष्ठ करते हैं, और इस संगीति में जो स्थविर संप्रदाय है उसी का बोलबाला था। मोगलीपुत्र तिष्ठ ने महासांगिक जो मत हैं उनका खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बुद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम्राट अशोक की राजधानी थी काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र या फिर राजस्थान? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, और यहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अशोककालीन जो शिलालेख हमें मिले हैं उनको पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, विलियम जेम्स ने या फिर राखाल दास बनर्जी ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की है, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्याचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिष्ठ से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियां दीप वंश तथा महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। तो सर्वप्रथम कब? 1837 में। जो जेम्स प्रिंसेप हैं इन्होंने अशोक के लेखों का सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सफलता प्राप्त की थी पढ़ने में, ठीक है। इन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान करी। अशोक को क्या बोला जाता था? देवानाम प्रिय बोला जाता था। तो इसकी पहचान सिंघल के राजा तिष्ठ से कर डाली। यानी इन्होंने जो सिंघल के राजा हैं इन्होंने उनको समझा कि ये देवानाम प्रिय इनके लिए यूज़ किया गया है इसमें। कालांतर में तथ्य जब प्रकाश में आया तो पता चला कि सिंघली अनुश्रुतियाँ जो थीं उनमें दीप वंश और महावंश में ये उपाधि जो थी वो अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक स्तंभ किससे बना है? चुनार सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से या ग्रेनाइट? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बना हुआ है। किससे? चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया है। चलिए, तो अशोक स्तंभ वास्तु तथा तक्षर दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। अशोक स्तंभ जो है वो वास्तु की दृष्टि से तथा तक्षर दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है, ठीक है। ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हुए हैं।
सभी चुनार के बलुए पत्थर यानी सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि चुनार मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फीट है तथा प्रत्येक का जो वजन है लगभग 50 टन है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अशोक स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम था। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है, ठीक, बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे ही सारे खड़े हुए हैं स्तंभ इनके, और सभी चुनार के बलुए पत्थर से बने हुए हैं यानी सैंडस्टोन से सारे बने हुए हैं स्तंभ। ठीक है, और ऐसा लगता है कि जो चुनार है, जो आप चुनार मिर्ज़ापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। स्तंभों की जो लंबाई है इन स्तंभों की, तो इनकी जो लंबाई है वो 35 से 50 फीट है। तो प्रत्येक का जो वजन है यानी इन स्तंभों का जो वजन है लगभग 50 टन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांची और भरूच स्तूप किस काल में बने हैं? तो आपको बताना है जो सांची का स्तूप है और भरूच का स्तूप है वह किस काल में बने हैं? गुप्त काल में, सुंग काल में, कुषाण काल में या फिर मौर्य काल में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में बने हैं। सांची और भरूच के स्तूप मौर्य काल में बने हैं। चलिए ना इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो मौर्य सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें सांची का स्तूप एवं भरूच का स्तूप अति प्रसिद्ध थे। लेकिन ये स्तूप लकड़ी एवं ईंट से बने होने के कारण अपनी मूल अवस्था में ना रह सके, जिनका सुंग शासकों के समय पुनः जीर्णोद्धार कराकर इन्हें सुरक्षित किया गया था। तो जो मौर्य सम्राट थे अशोक, इन्होंने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो आप जानते हैं लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण इन्होंने करवाया था। और जो सांची का स्तूप है और भरूच का स्तूप है ये अति प्रसिद्ध माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्तूप जो हैं वो लकड़ी एवं ईंट के बड़े होने के कारण जो इनकी जो पहली की अवस्था थी यानी जो मूल अवस्था थी उसमें नहीं रहे, अवस्था में अपनी नहीं रहे, जैसे थे वैसे नहीं रहे, जिनका फिर क्या होता है जो शुंग शासक आते हैं उनके समय में इसका पुनः जीर्णोद्धार कराकर इन्हें सुरक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर नंदगढ़? तो अशोक के जो नंदगढ़ अभिलेख है उस पर मयूर की आकृति है। चलिए, तो अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया लौरिया नंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, उस पर जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उसमें हमें किसकी? मयूर की आकृति का अंकन मिलता है। किसका? मयूर की आकृति का हमें अंकन मिलता है। किंतु विशेष रूप से अशोक के अगर बात करें तो अशोक के जो अभिलेख हैं उन पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में या फिर गुप्त काल में? तो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वे किस काल में बनवाई गई हैं? कनिष्क काल में बनवाई गई हैं। ठीक है, चलिए, तो जो कुषाण शासक था कनिष्क, वो क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनवाना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेंगे अब इसके बारे में। तो कुषाण शासक कनिष्क क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म जो था उसके प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनवाना प्रारंभ किया था। इसके समय में सबसे पहले मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, जबकि कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला था, जहां गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुषाण शासक जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म जो था उसके प्रचार के लिए इन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाना शुरू कर दिया था। इनके समय में सबसे पहले मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी? तो मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। किसने बनवानी प्रारंभ कराई थी? कनिष्क ने। ठीक है, फिर कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या हो गया था? तक्षशिला था। ठीक है, जहाँ गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। और किस शैली में? तो गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत, श्रीलंका, जावा या फिर अफगानिस्तान? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा में। कहाँ पर? जावा में स्थित है। चलिए, तो जावा का जो बौद्ध स्तूप है, जावा का
बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे बड़ा तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। और ये बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है और अपने ही तरह का एकमात्र स्तूप माना जाता है, और इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसार की सबसे पुरानी लिपि है लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि या फिर देवनागरी लिपि? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। यानी ये ब्राह्मी जो लिपि है वो सबसे पुरानी लिपि है। ठीक है, चलिए तो संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। मौर्य सम्राट जो थे, मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदवाए थे, जिनको पढ़ने में सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। तो जो इनका जो संसार की सबसे पुरानी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और इसको मौर्य सम्राट जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों पर किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में इन्होंने लेख खुदवाए थे, और जिनको पढ़ने में सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी, देवनागरी, पाली या फिर संस्कृत? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, किस भाषा में इन्होंने लेख लिखवाए हैं? सारे ब्राह्मी लिपि में सारे लेख इन्होंने लिखवाए हैं। किसने? अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदवाए, जिन्हें पढ़ने में सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। किसको पढ़ने में? जो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभों पर लेख लिखवाए गए थे, और वो किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में ये लेख थे। ठीक है, और किस लिए कराए गए थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों पर ये लेख लिखवाए गए थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।